हेलो एवरीवन, आज हम एक मशहूर प्ले वॉल्पनी की हिंदी समरी करने जा रहे हैं जिसे बेन जॉनसन ने लिखा है। ये 1605 से 1606 के बीच में कहीं परफॉर्म की गई थी, जो कि क्लियर नहीं है, पर ये पब्लिश 1607 में हुई थी। ये एक कॉमेडी प्ले है, तो अब इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्ले की शुरुआत में एक एपिस्टल दिया गया है, तो हम पहले उसे जान लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो एपिस्टल में सबसे पहले बेन जॉनसन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करते हैं और आगे कहते हैं कि एक अच्छी कॉमेडी को एक सही ऑडियंस, सही टाइम और सही प्लेस चाहिए होता है। और साथ ही बेन जॉनसन अपने साथी फेलो राइटर्स की बुराई भी करते हैं। वो कहते हैं कि आजकल के जो राइटर्स हैं वो ड्रामा की जो टेक्निक होता है उसे सही से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और उसके हिसाब से नहीं लिखते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि उनके साथ के फेलो पोइट्स में एक अच्छे पोइट होने की खूबियाँ नहीं हैं। उनको एक एथिकल वर्क करना चाहिए, जो कि वो नहीं करते हैं। और वो अपना प्ले हिट कराने के लिए किसी भी लो स्तर तक नहीं जाएंगे, इसकी कसम भी खाते हैं। इसके बाद एक आर्ग्यूमेंट भी दिया गया है, तो हम उस आर्ग्यूमेंट को भी जान लेते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट में जो जॉनसन है वो इस पूरे नॉवल को एक अक्रॉस्टिक पोएम के रूप में समराइज करते हैं इसके प्लॉट को। अक्रॉस्टिक पोएम्स वो पोएम्स होती हैं जिनकी हर लाइन का पहला लेटर मिलकर एक वर्ड बनाता है। इस अक्रॉस्टिक पोएम में वॉल्पनी शब्द फॉर्म होता है। प्लॉट एक ग्रीडी मैन के बारे में है जिसका नाम है वॉल्पनी और उसका असिस्टेंट मॉस्का। वो कुछ लोग होते हैं, कुछ कैरेक्टर हैं हमारे, वॉल्टर, कॉर्बाचियो, कॉर्विनो, इन तीनों को झांसा देता है। ये मॉस्का कहता है कि अगर तुम लोग इसे अच्छे से वॉल्पनी को खुश करोगे, गिफ्ट दोगे, तो ये तुम्हें अपना वंशज बना लेगा, यानी कि अपना एयर बना लेगा और अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे जाएगा। ये लोग बहुत ही ग्रीडी हैं, वॉल्पनी और मॉस्का। और एट दी एंड कैसे ये सब कुछ टर्न आउट करता है, ये प्ले उस बारे में है। जॉनसन हमें ये समझाते हैं। प्रोलॉग में जॉनसन कहते हैं कि इस प्ले में तीनों ही चीज़ें हैं, तीनों यूनिटीज़ हैं जो एरिस्टोटल ने दी थी, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, तीनों ही चीज़ें हैं। जॉनसन कहते हैं कि ये प्ले ख़त्म होते होते वो सबको ज़रूर हंसा देंगे। तो अब हम इस प्ले को शुरू करते हैं फाइनली। एक्ट 1 में वॉल्पनी द फॉक्स, यानी कि वॉल्पनी जिसका इटालियन में मतलब होता है फॉक्स, और इस बंदे का, इस आदमी का चरित्र भी एक फॉक्स के समान है, अपना गोल्ड के प्रति प्यार दिखाता है और हमें बताता है कि उसे सोना सबसे ज़्यादा पसंद है। उसे सर्दियों के बाद का सूरज भी इतना पसंद नहीं है। उसे वीनस की खूबसूरती, थाउजेंड्स ऑफ क्यूपिड्स का रोमांस, फैमिली, ये कुछ भी सोने से बढ़कर प्रिय नहीं है। उसे खुशी इस बात की ज़्यादा है कि गोल्ड कमाने का जो तरीका है उसका, वो उसे और भी ज़्यादा पसंद है। वो कोई किसान बन के या ऐसा काम करके गोल्ड नहीं कमाता है, वो तो हमेशा गोल्ड को कमाता है लोगों को मूर्ख बनाकर, उनको ठग कर, और यही सबसे बेस्ट तरीका है। तभी उसका असिस्टेंट मॉस्का द फ्लाई वहाँ पर आता है। मॉस्का का मतलब फ्लाई होता है और मॉस्का का बिहेवियर भी एक फ्लाई जैसा है। वो वहाँ आता है और वो वॉल्पनी से कहता है कि इंटेलिजेंट होने से, वाइज होने से अच्छा है कि हम अमीर हों। अब वॉल्पनी हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो और मॉस्का मिलके 3 लेगेसी हंटर्स, जिनका नाम है वॉल्टर द वल्चर, वल्चर जैसा बिहेवियर है उसका, कॉर्बैचियो का बिहेवियर बिल्कुल एक रेवन जैसा है, और तीसरा आदमी है कॉर्विनो जिसका बिहेवियर क्रो जैसा है, और इनका मतलब भी वही होता है। इन 3 लेगेसी हंटर्स को ये लोग ठगने वाले हैं और वो हमें बताता है कि वो बीमार होने का नाटक करेगा, कि वो अब बहुत ही बीमार है और कुछ समय में मरने वाला है। तो वो इन तीनों में से किसी को अपनी जायदाद दे देगा और इसके बदले में उन लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है, तो हम इसके एयर बन सकते हैं, तो वो इसको गिफ्ट देंगे और ये लोग उन्हें ठग लेंगे। ऐसा इन लोगों का प्लान है। अब देखो यहाँ पे जॉनसन ने कितने कलात्मक तरीके से लिखा हुआ है। अब ये जो तीनों लेगेसी हंटर हैं, आप इनके नाम पर फोकस करेंगे तो ये 3 बर्ड्स हैं जो आमतौर पर मरे हुए लोगों को ही खाती हैं। तो कितना सिंबॉलिक है ये। तो सबसे पहले वॉल्टर आता है और वॉल्टर वॉल्पनी को गिफ्ट करने के लिए एक एंशिएंट प्लेट लेके आता है और उसे गिफ्ट में दे देता है। ये देखकर वॉल्पनी काफ़ी खुश होता है और मॉस्को उसे विश्वास दिलाता है कि तुम ही बनने वाले हो, चिंता मत करो, सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। वॉल्टर चला जाता है। बाद में कॉर्बाचियो आता है
वो उसको अफीम खाने के लिए देना चाहता है कि ताकि वॉल्पनी अफीम ले ले और सो जाए। हालांकि मॉस्का मना कर देता है और लेने से कहता है नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए। मॉस्का को पूरा विश्वास है कि ये जहर लेके आया है ताकि वॉल्पनी जल्दी से मर जाए। वो कॉर्बेचियो से कहता है कि तुम ऐसा करो, अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से में ना वॉल्पनी का नाम लिखवा दो, इससे वॉल्पनी खुश हो जाएगा और तुम्हें हायर बना देगा और उससे एक गोल्ड कॉइन भी ले लेता है। बाद में तुम ऐसा करना कि ये सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे देना, तब तक के लिए उसे हटा दो अपनी प्रॉपर्टी से और वॉल्पनी के नाम कर दो। और यही होता है, कॉर्बेचियो वहाँ से चला जाता है। फिर कॉर्विनो आता है और कॉर्विनो बहुत ही बेशकीमती जूल्स और जेम्स लेकर आता है। इसे लेने के बाद मॉस्का कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें ही ऐड बनाएंगे, तुम्हारी ही होगी सारी जायदाद, अब तुम जा सकते हो। उसके बाद आती है लेडी वुड-बी पॉलिटिक्स, जो कि प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। वो भी वॉल्पनी का चाहती है कि उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, तो वो वॉल्पनी रोमांस ऑफर करती है। तो वॉल्पनी कहता है ठीक है तुम चली जाओ, बाद में आना। तो वो चली जाती है। उसके बाद वो मॉस्का बताता है वॉल्पनी को लेडी वुड-बी पॉलिटिक्स तो ऐसी ही है, असल में तो कॉर्विनो है ना, उसकी वाइफ है सीलिया। वो बहुत ही खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है जैसे कि गोल्ड। और ये सुनने के बाद कि वो गोल्ड के जैसी खूबसूरत है, वॉल्पनी का भी उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। एक्ट 2। अब एक्ट 2 में यहाँ 2 आदमियों को दिखाया जाता है। पहला तो है पेरेग्रीन, जो कि एक ट्रैवलर है और यहाँ पर रह रहा है। और दूसरा है सर पॉलिटिक्स, जो अभी लेडी वुड बी पॉलिटिक्स आई थी, उनके होने वाले पति हैं वुड बी पॉलिटिक्स, जो कि पिछले 3 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेंकू स्वभाव के हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं और पेरेग्रीन को भी उसकी बातों में मज़ा आता रहता है, उसको भी बड़ा पसंद है, तो वो उसकी संगति में ही रहता है। अब बाजार में जब पेरेग्रीन और मिस्टर पॉलिटिक्स आपस में बातें कर रहे हैं, तभी वहाँ पर वॉल्पनी और मॉस्का आ जाते हैं, वो भी माउंट बैंक के भेष में। माउंट बैंक पुराने ज़माने में ऐसे लोग हुआ करते थे जो जड़ी बूटी वगैरह बेचा करते थे, मेडिसिन्स वगैरह बेचा करते थे, तो वो उनके भेष में आ जाते हैं। वो भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही प्रसिद्ध माउंट बैंक के रूप में, जिसका नाम है स्कॉट ऑफ मंटुआ। तो ये जो वॉल्पनी है वो स्कॉट ऑफ मंटुआ बन के आ जाता है और अपनी दुकान खोल लेता है, पूरा प्लेटफॉर्म सजा लेता है। और वो मिस्टर पॉलिटिक्स को एक तेल की बोतल बेचने का कोशिश करता है। तेल की बोतल ये बता के कि ये बहुत ही प्रसिद्ध अमृत है, अमृत। और डेल स्कॉटो ये वो है। पेरेग्रीन मना भी करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट मिस्टर पॉलिटिक्स जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, तो वो इसे ले लेते हैं और वो उसे थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता है वॉल्पनी, और एक हैंकरचीफ और मांग लेता है उससे। तभी एक हैंकरचीफ जो होता है वो वॉल्पनी के पास आता है। सीलिया, जो कि कॉर्विनो की वाइफ थी, उसने अपनी विंडो से ये हैंकरचीफ फेंका था। पुराने ज़माने में हैंकरचीफ देना या ऐसे फेंकना बहुत बड़ी फ्लर्टिंग माना जाता था। जब वॉल्पनी मॉस्का के साथ वापस आ जाता है तो वो तय कर लेता है कि वो तो बहुत ही पसंद करने लगा है सीलिया को और वो अपनी विल को अब यूज़ करेगा सीलिया को पाने में। वो तय कर लेता है कि वो तो कॉर्विनो को उसकी वाइफ के साथ चीट करेगा। वहीं दूसरी तरफ कॉर्विनो सीलिया को धमकाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे भरे बाजार पे तुम फ्लाइटिंग साइन बेच रही हो, वो भी एक छोटे से माउंट बैंक के लिए। वो कसम खाता है कि वो इस विंडो को बंद कर देगा और सीलिया अब कहीं आएगी जाएगी नहीं, और उसने देख लिया तो वो सीलिया को काट के रख देगा। अब मॉस्का कॉर्विनो से मिलने जाता है और कॉर्विनो से कहता है कि देखो बहुत तबीयत खराब है वॉल्पनी की और डॉक्टर ने कहा है कि उसको ठीक करना है तो उसे किसी औरत के साथ स्लीप करना होगा, सोना होगा। हाँ, हो सकता है डॉक्टर अपनी वर्जिन बेटी को भी दे दे, तो इससे तुम्हारे लिए विल में कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्या कर सकते हैं। तो कॉर्विनो डिसाइड करता है कि वो सीलिया दे देगा। मॉस्का कहता है अगर ऐसा हो जाएगा तो तुम पक्का वारिस बन जाओगे, पक्का बन जाओगे। अब एक्ट 3 की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत में मॉस्का का सीन आता है। मॉस्का अपने बारे में हम लोगों को बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड है अपने पैरासाइटिक नेचर पर, दूसरों पर पलने की जो उसकी कला है, दूसरों को मैन्युपुलेट करने की जो कला है उसकी, अपनी जो चतुराई का जो उसका नेचर है, वो अपने आप को स्नेक तक बुला लेता है। आगे बोनारियो आता है और मॉस्का से मिलता है। बोनारियो कॉर्बाचियो का बेटा है, जिसे कॉर्बाचियो विल से हटाने वाला है मॉस्का के कहने पर, ताकि वॉल्पनी को उसमें शामिल कर सके। ये बात की चुगली मॉस्का बोनारियो से कर देता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा पिता क्या करने वाला है, प्रॉपर्टी से तुमको हटाने वाला है। तो ये सुनकर बोनारियो विश्वास नहीं कर पाता, बिल्कुल ही हैरान रह जाता है।
दूसरी तरफ लेडी वुड बी पॉलिटिक्स वॉल्पनी के पास जाती हैं और उसे बहुत ही बोर कर रही होती है अपनी बातें सुना सुना के, पोइट्रीज गा गा के। फिर मॉस्का बोनारियो को लेके आता है ताकि बोनारियो अपनी आंखों से देख सके कि कैसे कॉर्बाचियो बोनारियो को कैसे प्रॉपर्टी से हटाने वाला है। पर वो देखता है कि वहाँ पे लेडी वुड बी पॉलिटिक्स है, तो वो लेडी वुड बी पॉलिटिक्स को भगाने के लिए मॉस्का कह देते हैं, तुम्हें पता है तुम यहाँ बैठी हो, मैंने देखा तुम्हारे जो पति है मिस्टर पॉलिटिक्स वो एक गोंडोला में किसी और औरत के साथ घूम रहे थे। ये सुन के भाई वो वहाँ से चली जाती है और एक कैब गिफ्ट कर जाती है, वहाँ से चल देती है और चली जाती है। और फिर वो बोनारियो को छुपा लेता है कि तुम यहाँ छुपो, देखो अभी तुम्हारे पापा आते होंगे तब तुम देखना, वो तुम्हें प्रॉपर्टी से हटाने वाले हैं। पर होता क्या है कि कॉर्बाचियो की जगह कॉर्विनो सीलिया के साथ वहाँ आ जाता है। ये देखने के बाद मॉस्का कहता है बोनारियो से कि तुम थोड़ी देर गैलरी में वेट कर लो तब तक। अब कॉर्विनो सीलिया को यहाँ क्यों लेके आया है ये सीलिया को बता देता है। तो सीलिया ये सुन भीख मांगने लगती है, मना करती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम चाहे मुझे लटका दो पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो इस पर कॉर्विनो कहता है कि और किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिर सीलिया कहती है कि भगवान को तो पता चलेगा, वो तो देख रहे हैं। तो बोलता है ये कोई सिन नहीं है सीलिया, ये तो चैरिटी वर्क है। तो मॉस्का कहता है कि तुम और मैं यहाँ से चलते हैं कॉर्विनो, तो सीलिया अपने आप यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। और मॉस्का और कॉर्विनो वहाँ से चले जाते हैं। अब जो हमारा वॉल्पनी है वो सीलिया को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, अपना पैसा दिखाकर, पावर दिखाकर उसे ये भी बताता है कि वो माउंट बैंक बन के वो आया था और वो बीमार भी नहीं है, वो तो एकदम ठीक है। बट सीलिया नहीं मानती है, वो बोलती है कि जो मेरी इनोसेंस है वही मेरी वेल्थ है, पर वो उसे जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ बोनारियो आ जाता है और सीलिया को लेकर वहाँ से खिड़की से कूदकर भाग जाता है। अब वॉल्पनी को पता चल जाता है कि एक सीलिया और दो बोनारियो, दोनों को उसकी रियलिटी पता चल चुकी है कि वो बीमार नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जब मॉस्का को पता चलता है बोनारियो के बारे में तो वो काफ़ी दुखी होता है और वॉल्पनी से माफ़ी मांगता है। कॉर्बाचियो के आने के बाद मॉस्का उससे कह देता है तुम्हारा बेटा बोनारियो तुम्हें ढूंढ रहा है, वो मार देना चाहता है, जान से मार देना चाहता है। अब ये जो कॉर्बाचियो के बीच में और मॉस्का के बीच में बातें हो रही हैं ये वॉल्टोर सुन लेता है और उसको वॉल्टोर को गुस्सा आता है कि ये क्या। तो फिर मॉस्का उसको समझता है अरे ये सब तुम्हें और अमीर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी तो तुम्हें ही मिलेगी, तुम्हें ही रिच बनाने के लिए। वो बोलता है कैसे कि इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे बाप बेटे के बीच में, तो क्या है बोनारियो जो है कॉर्बाचियो को मार देगा और बोनारियो पे तुम केस कर देना, तुम तो हुई लॉयर, तो एंड में पैसा किसको मिलेगा, लॉ को मिलेगा, तुम ही तो अमीर हो रहे हो। तो ये सुनने के बाद भाई वॉल्टर खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं जाके केस की तैयारी करता हूँ। एक्ट 4 की शुरुआत होती है और पेरेग्रीन और मिस्टर पॉलिटिक्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लेडी वुड भी पॉलिटिक्स आ जाती है और वो समझती है कि पेरेग्रीन जो है ना वो एक औरत है जिसके साथ मतलब उसका पति घूम रहा है, जैसा कि मॉस्का ने बताया था। उन्हें ऐसी गलत फहमी हो जाती है, तो बहस होती है और जो भी होता है उसके बाद मिस्टर पॉलिटिक्स वहाँ से चले जाते हैं। मॉस्का के बोलता है अरे जिस औरत को तुम ढूंढ रही हो वो यहाँ नहीं है, वो कोर्ट जा रही है। अब मॉस्का क्या चाहता है, ये जाए मिस वुड बी पॉलिटिक्स और सीलिया को समझ ले वो औरत जिसके साथ इनका होने वाला पति घूम रहा है, ताकि सीलिया और बोनारियो फंस जाए। अब सब के सब क्रूटेनियो पहुँचते हैं यानी कि कोर्ट पहुँचते हैं। मॉस्का मेक श्योर करता है कि ये जितने भी उसने जाल बुने हैं सारी की सारी, जब जो कोर्ट में दलीलें होने वाली हैं वो सब कुछ परफेक्टली हो जाए, उसका काम निकल जाए। जो सब अपने जो एड्स हो सकते हैं उन सबको बोलता है कि सब तुम्हें मिल जाएगा, और ताकि मेक श्योर कर रहा है वो सबसे बात करके कि जैसा जैसा उसने रचा है बुना है सब ऐसे हो जाए और वॉल्पनी और वो ना फंसे। तो अब कोर्ट में दलील शुरू होती है, तो वॉल्टर केस कर देता है बोनारियो और सीलिया के खिलाफ। अब वो कोर्ट में कहता है वॉल्टर कि ये जो बोनारियो है ये और सीलिया का अफेयर चल रहा है और ये अपने पिता की ना हत्या भी करना चाहता है और खामा खा पे वॉल्पनी पे ना यूं ही खामा खा आरोप लगा रहा है, उसने मॉस्का तक को चोट पहुंचाई है। अब एक एक करके कॉर्बाचियो, कॉर्विनो, लेडी वुड बी पॉलिटिक्स, इन सब की भी दलीलें पूछी जाती हैं। ये लोग भी अपने अपने झूठ बताते हैं जो जो इनके दिमाग में चल रहे हैं। एंड में सीलिया और बोनारियो को गिल्टी पाया जाता है, तो वो दोनों बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पर हमारा भगवान ये सब जरूर देखा है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वही इन दोनों का भविष्य तय करेगी। एक्ट 5 की शुरुआत होती है वॉल्पनी और मॉस्का से। वॉल्पनी को जो जो बीमारी उसने बताई थी उसकी कुछ कुछ सिम्टम अब एक्चुअल में भी अपनी बॉडी में लगने लगे हैं, पर वो इस बात को इग्नोर करता है और वाइन पी लेता है। वो और मॉस्का काफी खुश है और सबका मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसा बुरा फंसाया है इन लोगों ने, इनको बड़ा मजा आ रहा है। तो वॉल्पनी बोलता है तो एक काम और करते हैं, तुम ना मेरी छोटी छोटी खबर उड़वा दो कि मैं मर गया हूँ, ये जो कुछ भी है ना कोर्ट में हुआ वो सब देख के मेरे को बहुत दुख पहुंचा है, मैं मर गया हूँ,
और हम एक विल बनाएंगे, उसमें तुम्हारा नाम लिख देंगे और इन लोगों को दिखाएंगे, बड़ा मजा आएगा। आई डोंट नो ये करने की क्या जरूरत थी। तो मॉस्का वैसा ही करता है। तो ये लोग बात फैला देते हैं और फिर मॉस्का उन चीज़ों की लिस्ट बना लेता है जो उसकी विल में थी। तो अब चारों लोग आते हैं और आकर मिलते हैं मॉस्का से। तो मॉस्का उसे अपनी विल दिखा देता है। तो चारों लोग बोलने लगते हैं, अरे ये क्या बात हुई? तो बोलते तुम लोगों ने इतनी गिरी हुई हरकतें की हैं और ये सब तुमने जो किया, इस वजह से वॉल्पनी को ठेस पहुंची है, इस वजह से वॉल्पनी ने विल मेरे नाम कर दी। ये सुन के चारों चले जाते हैं। अब इस बात से इनको और ही मजा आने लगता है। तो वॉल्पनी कहता है सब जगह बाजारों में स्ट्रीट्स पर ढिंढोरा पिटवा दो कि मेरी डेथ हो गई है। अब वॉल्पनी क्या करता है कि एक एडवोकेट के रूप में तैयार हो जाता है ताकि वो इन लेगेसी हंटर्स को चिढ़ा सके, और उनके पास जाता है और उन्हें टीज करने लगता है कि देखो तुम्हें ऐसे तो विल नहीं मिली, बट तुम्हें अलग ढंग से कैसे कैसे फॉर्च्यून मिला है, ऐसे बातें कर करके उनको चिढ़ाने लगता है। फिर मॉस्का का एक सीन आता है जिसमें मॉस्का अकेले होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे मॉस्का अब वॉल्पनी को बिट्रे करने के बारे में सोच रहा है। तो फाइनली जो हियरिंग बची थी सीलिया बोनारियो के केस में वो होती है। अब क्या होता है कि ये लेगेसी हंटर्स तो वैसे ही अब बहुत परेशान है, इनको विल भी नहीं मिली। वॉल्टोर को बहुत ही चिढ़ मचती है और फिर वॉल्टोर कहता है कि इस सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसने क्या क्या गलत आरोप लगाए हैं बोनारियो और सीलिया पे, और जो भी उनके बीच में बातें हुई वो सब कुछ कोर्ट में कह देता है और कन्फेस कर लेता है। इस बात पे कॉर्विनो कहता है कि ये बस जेलस हो गया है मॉस्का से, इसीलिए ये सब कह रहा है और कर रहा है। अब वॉल्पनी को रियलाइज होता है कि उसने ये सब नहीं करना चाहिए था जो अभी इसने किया। ये सब करने की वजह से ही वॉल्टोर ने अपना कन्फेशन दे दिया। अब कोर्ट में मॉस्का को भी बुलाया जाता है। अब वॉल्पनी वही एडवोकेट का भेष लेकर वॉल्टोर के पास कोर्ट में जाता है और जाके कहता है कि आप लोग इंतजार कीजिए, मॉस्का भी रास्ते में आ रहा है। अब सबको पता नहीं है कि ये वॉल्पनी है। तो वॉल्पनी वॉल्टोर के कान में कहता है कि मुझे अभी भी मॉस्का से पता चला है कि वॉल्पनी जिंदा है। अगर तुम कॉर्विनो के साथ मिल जाते हो तो तुम्हें विल पक्का मिल जाएगी। अब वॉल्टोर फिर से मान जाता है। अब जैसा वो बोलता है वैसा ही करने लगता। अब कोर्ट में मॉस्का भी आ जाता है। अब क्योंकि मॉस्का के नाम तो विल हो ही गई है तो वो वॉल्पनी का साथ छोड़ देता है और कहता है ये वॉल्टोर वगैरह जो कह रहे हैं झूठ है, वॉल्पनी मर चुका है और उसके ना फ्यूनरल की हम तैयारी कर रहे हैं। तो वॉल्पनी बोलने लगता है अरे ये सब झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मॉस्का वॉल्पनी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद अब भी कर दूंगा, तुम मुझे अगर अपना आधा विल दे दोगे। तो वॉल्पनी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें आधा विल नहीं दूंगा। कोर्ट को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और बहुत कोर्ट जाके डिसीजन लेता है। कोर्ट बोलता है कि ये जो आदमी है, ये जो एडवोकेट है, ये बहुत झूठ बोलता है, तो इसे व्हिपिंग की सजा दी जाए। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि वो एक अलग ही एडवोकेट है तो उसको ले जा रहे होते हैं। तो वॉल्पनी को अकेले ये सब बर्दाश्त नहीं है कि मॉस्का कैसे जीत सकता है। तो उसने अपना रूप उतार दिया, अपने जो डिस्गाइज किया हुआ था वो हटा दिया। सबको पता चल गया कि वॉल्पनी जिंदा है। इन दोनों का खेल सबके सामने अंततः आ गया और कोर्ट को अब पता चल गया कि यहाँ एक्चुअली क्या चल रहा था। तो अंत में वॉल्पनी को जेल में डालने की सजा दी जाती है, वो भी शैकल करके, वो भी तब तक जब तक कि वो उतना बीमार नहीं हो जाता जितने का वो नाटक कर रहा था। मॉस्का को स्लेव बनने की सजा दी जाती है और बाचियों से उसकी सारी की सारी जायदाद छीनी जाती है और बोनारियो को दे दी जाती है। वॉल्टर को अब कोर्ट में प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है और उसे बैन कर दिया जाता है और कॉर्विनो को डंकी ईयर्स लगाकर वेनिस में घूमने की सजा दी जाती है। इसके एंड में वॉल्पनी का एक सीन आता है जिसमें वॉल्पनी कहता है अगर मैं तालियां डिजर्व करता हूँ तो आप लोग तालियां बजा दीजिए। तो ये थी समरी वॉल्पनी की। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों को भेजना और लिटरेचर लवर्स को भेजना ना भूलें। थैंक यू सो मच।